हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग पुनः न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर का एमसीक्यू जो सिंगल फेज मोटर है, एकल कला मोटर, इसका एमसीक्यू करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है। खास करके बिहार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है ग्रेड 3 का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, और एएलपी के लिए। चलिए देखिए, हम लोग आज देखते हैं कि एकल कला मोटर का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हम चैप्टर दिखा दिए, ये सारे पिंडल पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। देखिए क्या कर रहा है, दो फेज मोटर एक मोटर होती है। दो फेज मोटर एक मोटर होती है। कैसा मोटर होती है? सेल्फ स्टार्टिंग। दो फेज मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। दो फेज मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। दो फेज मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, जबकि एक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह क्या स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। स्पंदित चुंबकीय फील्ड होने के कारण सिंगल फेज मोटर स्वतः उत्तेजित नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड भी नहीं होता है। वाणिज्य जक सौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्व शक्ति तक की बनाई जा सकती है। मतलब वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित में से अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है। तो ये कितने अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है? तो ये 2 HP 2 हॉर्स पावर तक। वाणिज्य सौर पर एक फेज सिंगल फेज मोटर 2 HP की होती है, जो लगभग 2 इंटू 735.5 इक्वल टू 143 वाट क्षमता की होती है। कितने वाट क्षमता की होती है? 143 वाट क्षमता की होती है। ठीक है, यहाँ होगा आपका 143 वाट, तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 इंटू 73.5 होगा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती है। किस पर प्रचालित होती है? 0.6 पावर फैक्टर पक्ष पर। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर 0.6 पावर फैक्टर पक्षगामी पर कार्य करती है, जबकि 3 फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर 0.8 पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर 0.6 पावर फैक्टर पक्षगामी पर कार्य करती है, जबकि 3 फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर 0.8 पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट करा है कि एक सिंगल फेज एसी परिपथ में 220 वोल्ट वोल्टेज आरोपित किया जाता है, और इसमें 10 एम्पियर अग्रगामी धारा प्रवाहित होती है, तो 1000 वाट शक्ति व्यय करता है। तो इस परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए आपका प्रश्नानुसार जो IL दिया हुआ है, मतलब लाइन करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद भी कितना दिया हुआ है? भी दिया है 200 वोल्ट, और डब्लू कितना दिया है? 1000 वाट खपत करता है। तो P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाइव होता है। ठीक है, यहाँ से आप अग्रगामी है तो कॉस फाइव का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस फाइव इक्वल टू होगा पी बाई वी आई करेंगे तो आप कितना देगा? 0.5। तो शक्ति गुना फैक्टर जो अग्रगामी है कॉस फाइव, उसका वैल्यू कितना आएगा? 0.5 अग्रगामी, 0.5 अग्रगामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है कितना? डायरेक्ट करंट डीसी होती है। कितना होती है? डीसी, डायरेक्ट करंट होती है। रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई डीसी होती है, जिसकी आवृत्ति शून्य रहती है। डीसी की आवृत्ति क्या रहती है? शून्य रहती है। जबकि ट्रैक्शन कार्य में 25 हर्ज मतलब 22 और 2200 हर्ज मीटर प्रयोग होती है। ट्रैक्शन कार्य में 25 हर्ज और 2200 हर्ज मीटर प्रयोग होती है। ठीक है, अब देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक कला प्रेरण मोटर मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का परिवर्तित बलागुण होता है कितना? होता है शून्य। परिवर्तित बलागुण शून्य होता है। ठीक है, एकल फेज मोटर का परिवर्तित बलागुण शून्य होता है, चूंकि एकल कला मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, परंतु वह प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है। यह फ्लक्स कोई परिणामी टॉर्क पैदा नहीं कर पाता और मोटर स्वयं चालू नहीं होता, अतः इन्हीं स्व उत्तेजित बनाया जाता है। इन्हें क्या? स्व उत्तेजित बनाया जाता है, सेल्फ एक्साइटेड बनाया जाता है, जो निम्न
है, जिनमें प्रतिरोध संयोजन संधारित्र प्रमुख है, जो फेज विभक्त करती है, फेज को क्या करती है, विभक्त करती है। कह रहा है कि एकल धारा मार्ग सिंगल फेज वाली प्रेरण प्रकार की ऊर्जा मीटर्स ऊर्जा को किसके रूप में मापी जाती है, तो किसके रूप में, के डब्ल्यू एच किलो वाट आवर के रूप में मापी जाती है। एकल धारा मार्ग सिंगल फेज वाली प्रेरण प्रकार की ऊर्जा को के डब्ल्यू एच किलो वाट आवर में व्यक्त किया जाता है कि डब्ल्यू एच एक यूनिट के तुल्य होता है, एक यूनिट के तुल्य होता है। ठीक है, आगे 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जुड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्टर पर खुली है तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा, 100, तो ये आपका होगा शून्य, क्या होगा, शून्य होगा। 100 वाट की एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जुड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्टर पर खुलती है सहायक वाइंडिंग, तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। एकल कला प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, का कार्य सिद्धांत क्या होता है, यह भी पूछा जाता है। लेंज का नियम। एकल कला प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत लेंज के नियम पर आधारित है, लेंज के नियम पर आधारित है। एकल कला प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत लेंज के नियम पर आधारित है। यह मोटर स्वतः चालू नहीं होता, अतः इसे स्वतः चालू करने के लिए स्टेटर पर समकोण पर 2 वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। कितने पर, समकोण पर 90 डिग्री पर 2 वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कार्यकारी प्रणाली होती है कैसा, क्रॉस फील्ड थ्योरी। एकल कला मोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संपादित प्रकार का होती है, इसी कारण ये मोटर स्वतः चालू नहीं होती, ये समांतर क्रॉस फील्ड थ्योरी पर कार्य करती है। प्रायः एकल कला मोटर को स्वतः चालू बनाने के लिए स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्वतः चालू बनाने के लिए स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे समांतर मुख्य वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर स्थापित करती है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री कोण पर स्थापित करती है। कह रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हाथ से या किसी अन्य छोटी मोटर से शुरुआती स्टार्टर दिया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को या हाथ से या किसी अन्य छोटी मोटर से शुरुआती स्टार्टर दिया जाता है। ठीक है, शुरुआती स्टार्टर दिया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र कभी भी घूर्णीय परिवर्ती का नहीं होता, अतः इसे फेज स्प्लिट प्रक्रिया द्वारा घूर्णीय बनाया जाता है। इस प्रकार की मोटरों का शक्ति गुणांक निम्न होता है, अतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को या तो किसी छोटी मशीन से या हाथ द्वारा शुरुआती आघूर्ण प्रदान किया जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से घरेलू छत पंखों में देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि टी एफ अग्रगामी बलागुण हो, टीबी पश्चगामी बलागुण हो, तो परिणामी बलागुण टी इक्वल टू क्या होगा, तो टी इक्वल टू होगा टी एफ माइनस टीबी, मतलब क्या, टी एफ माइनस टीबी, टी एफ माइनस मतलब अग्रगामी बलागुण, अग्रगामी माइनस क्या, पश्चगामी, असगामी माइनस पश्चगामी। टॉर्क में तात्पर्य घूर्णी बलागुण से, टॉर्क के से तात्पर्य घूर्णी बल से है, साथ ही पश्चगामी बलागुण अग्रगामी बलागुण माइनस पश्चगामी बलागुण होता है, जो आपका टोटल बलागुण देता है टी इक्वल टू फाइन जो टी एफ माइनस टीबी। ठीक है, पश्चगामी माइनस क्या, अग्रगामी माइनस पश्चगामी। ठीक है, अब करा कि समान अशोशक्ति हॉर्स पावर की मोटर या बल आघूर्ण टॉर्क लोड के लिए एकल फेज मोटर प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप का कितना होता है, से अधिक होता है। समान अशोशक्ति हॉर्स पावर की मोटर और बलाघूर्ण टॉर्क लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप से अधिक होगा। प्रेरण मोटर एक स्व उत्तेजित मोटर है जो सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। मोटर थोड़ा सा नहीं चल ली परंतु फ्यूज उड़ जाते हैं, तो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष के कारण। यदि मोटर थोड़ा सा भी नहीं चली और परंतु फ्यूज उड़ जाते हैं, संभवतः यह फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष के कारण होता है, जिससे भारित अवस्था में मोटर न केवल रुक जाती है जबकि संलग्न सुरक्षा फ्यूज भी उड़ जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ये गलत है, जबकि जब मोटर पर निर्धारित रोटेट गति के 3/4 तक पहुंचता है
तब स्विच मैकेनिज्म स्टार्टर वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ये सही है। विभक्त फेज मोटर का सिंगल फेज मोटर होता है, सही है। विभक्त फेज मोटर एक सिंगल फेज मोटर होता है, ये भी सही है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि सिंगल फेज एक प्रेरण मोटर की मोटर है, प्रेरण प्रकार की मोटर है जो स्वतः प्रेरित नहीं होता। साथ ही जब मोटर निर्धारित रेटेड गति के 3/4 तक पहुंचता है तब स्विच मैकेनिज्म स्टार्टर वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल स्विच घटने के साथ अत्यधिक ऊर्जा हानि भी नहीं होती है। कह रहा है कि समान बल आघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का पीएफ पावर फैक्टर 3 फेजी मोटर की तुलना में क्या होगा? 3 फेजी मोटर की तुलना में कम होगा। समान बल आघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेज मोटर का पावर फैक्टर मोटर 3 फेज मोटर की तुलना में कम होगा। ज्ञात रहे कि एकल कला सिंगल फेज प्रेरण मोटर स्वतः स्टार्टर नहीं है, जबकि 3 फेज मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यह स्वतः प्रेरित प्रकार की होती है, स्वतः प्रेरित प्रकार की होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न के कारण होता है, किसके कारण होता है निम्न में से? तो बड़े चुंबकीय प्रवाह के कारण। सिंगल फेज प्रेरण मोटरों में चुंबकीय धारा का मान अधिक होने के कारण इसका शक्ति गुणांक निम्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर द्वारा जनित चुंबकीय फ्लक्स घूर्णी प्रवृत्ति का नहीं होता, यह फ्लैशेटिंग प्रकार का होता है, जिसे घूर्णी बनाने के लिए फेज स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, कहे निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार के सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? वार्म गियर वाला स्पिंडली एक प्रेरण प्रकार के सिंगल फेज ऊर्जा मीटर जो कि एक एकीकृत ऊर्जा स्रोत है। इसमें एल्युमिनियम रोटर डिस्क, स्टेटर ब्रेकर, मैग्नेट तथा डिस्प्ले डायल प्रमुख अंग है। जहां एल्युमिनियम रोटर डिस्क प्रयोग करने का कारण डिस्क का अन्य धातु से हल्का होना है, जबकि ब्रेकर मैग्नेट का कार्य डिस्क ब्रेकिंग को बढ़ाने या कम करने से है, जबकि डिस्प्ले डायल का प्रयोग डिस्प्ले के रूप में होता है। कह रहा है कि एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना। सिंगल फेज प्रेरण मोटर मतलब एकल कला प्रेरण मोटर के में सहायक घुमाव का उपयोग करने का उद्देश्य प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना होता है। दूसरी बाइंडिंग को स्टार्टिंग या लग्जरी बाइंडिंग भी कहते हैं। इस बाइंडिंग की सहायक से सेल्फ स्टार्टिंग बनती है। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर एक अल्टरनेटिंग एसी मोटर होती है जिसकी आउटपुट रेटिंग कितनी होती है? 746 वाट या कम। समांतर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर की क्षमता 746 वाट या इससे कम होती है। क्यों? क्योंकि 1 एचपी इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। 746 होता है, तो ये 746 से कम होना चाहिए। ठीक है, या उतना ही होना चाहिए। कह रहा है कि विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में होती है, क्या होती है? तो उच्च लाइन वोल्टेज और निम्न प्रतिरोध, उच्च लाइन और निम्न प्रतिरोध। ठीक है, कह रहा है कि विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में उच्च लाइन और निम्न प्रतिरोध होती है, आर होती है। ठीक है, उच्च एल और निम्न आर। कह रहा है कि उच्च एल और निम्न आर। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो चाल या प्रारंभिक रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनलों को में बदलाव करके, रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनलों में बदलाव करके, चाल या प्रारंभिक के क्या वाइंडिंग टर्मिनलों में बदलाव करके। ठीक है, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को चाल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों किसी एक के बदलाव के द्वारा बदला जा सकता है। यदि दोनों वाइंडिंग्स को साथ में ही परिवर्तन कर दिया जाए तो यह यथावत रूप में से जारी रहेगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। यह 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक प्रमुख बाइंडिंग है और दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी बाइंडिंग। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 बाइंडिंग होते हैं। 2 बाइंडिंग लंबवत रूप से लगे होते हैं। इसमें एक मुख्य बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्टिंग तथा ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है। ऑक्सिलरी बाइंडिंग में संयोजित कर पावर फैक्टर में सुधार के साथ आरंभ में टॉर्क भी प्रदान किया जाता है। एक सिंगल फेज एसी को स्व परिवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए
किसको मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है? तो ये सहायक वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्व परिवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए सहायक वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्व परिवर्तित बनाने के लिए सहायक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संधारित्र संयोजित कर आरंभिक फेज में फेज शिफ्ट प्रदान किया जाता है। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्री स्विच किसका काम करता है जब मोटर गति नहीं पकड़ती है? तो ये है कि प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करके, प्रारंभ घुमावों को बंद या संयोजित करके। प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्री स्विच प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करके करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है। कह रहा है क्या? देखिए, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्री स्विच प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है। ठीक है। कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होता है? तो ये मोटर जब 75% गति पकड़ ले जब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करता है जब प्रारंभिक कुंडलों को अलग करता है। जब मोटर 75% गति पकड़ ले जब प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर दिया जाते हैं तो प्रयुक्त स्विच एकल परावस्था प्रेरण मोटर के लिए प्रारंभिक और मुख्य रनिंग वायरिंग के बीच विद्युत कोण क्या होगा? 90 डिग्री। एकल परावस्था में प्रेरण मोटर के लिए प्रारंभिक और मुख्य वाइंडिंग के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। एकल कला प्रेरण मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? स्क्विरल केज। एकल कला प्रेरण मोटर में लगा हुआ घूर्णन अर्थात रोटर समांतर स्क्विरल केज पिंजरा प्रारूपी प्रकार का होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का वाइंडिंग से घिरा होता है, जिनमें पहला डीप बार तथा दूसरा डबल डीप बार होता है। डबल डीप बार मोटर के रोटर का ऊपरी केज जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रक्रिय होता है तथा निचली केज निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रक्रिय होता है। धावी बाइंडिंग को क्रोड के तल में क्यों स्थापित किया जाता है? तो धावी बाइंडिंग को क्रोड के तल में क्यों स्थापित किया जाता है? उच्च प्रेरण पाने के लिए। धावी बाइंडिंग को क्रोड के तल में उच्च प्रेरण पाने के लिए स्थापित किया जाता है। धावी कुंडली, जिसे आम भाषा में रनिंग या मेन वाइंडिंग कहा जाता है, इस कुंडली में निम्न प्रतिरोध भी रखा जाता है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रेरण रखा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरण रखा जाता है। दो कुंडलियों को रखने का कारण दोनों में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। दोनों में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में एक दूसरे से 90 स्पेस डिग्री पर स्थापित दो समान वाइंडिंग वाला दो पोल स्टेटर को संदर्भित करता है। दो फेज आपूर्ति को संदर्भित करता है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में एक दूसरे से 90 डिग्री स्पेस पर स्थापित दो समान वाइंडिंग वाला दो पोल स्टेटर और दो फेज आपूर्ति को संदर्भित करता है। इंडक्शन मोटर एक स्वतः प्रेरित मोटर है। यदि इसके तीनों फेज में कोई भी एक फेज हट जाए तो यह सिंगल फेजिंग मशीन कहलाएगी। तीनों में से कोई दो फेज हट जाए, एक फेज हट जाए तो तीनों फेजों में से तो यह सिंगल फेजिंग मशीन कहलाएगी। एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये मोटर नहीं चलेगी। एकल कला मोटर मतलब सिंगल फेज मोटर में रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा होने पर मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि गलत कनेक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस बदल देगा। कोई फेज सीक्वेंस क्या करेगा? बदल देगा। वह मोटर किस प्रकार का मोटर होता है जिसमें स्टेटर का सिंगल फेज वाइंडिंग प्रदान की जाती है और एक केंद्रापसारक स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग केवल प्रारंभिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये होता है सिंगल फेज मोटर। वह मोटर सिंगल फेज मोटर प्रकार का है जिसमें स्टेटर को सिंगल फेज वाइंडिंग प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग केवल प्रारंभिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। एकल कला प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा मेन वाइंडिंग के मध्य फेज स्प्लिट होना इस मोटर के घूर्णन करने के कारण होती है एवं इस हेतु स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध उच्च तथा प्रेरकत्व
प्रेरक तत्व क्या होगा, कम रखा जाता है तथा रनिंग बाइंडिंग में प्रतिरोध प्रतिरोध जो होता है ना रनिंग बाइंडिंग में वो आपको कम तथा प्रेरक तत्व अधिक रखा जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होने वाला मोटर होता है ये कैसा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है तो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और जबकि मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती होती है। मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती होती है और परिवर्तन कुंडली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है अत्यधिक प्रतिरोधी और मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती। एक स्प्लिट के फेज इंडक्शन मोटर में के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टर वाइंडिंग अत्यधिक प्रतिरोधी जबकि मुख्य कुंडली अत्यधिक प्रतिघाती होती है। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग है जो निम्न में से क्या कर होता है, तो ये उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिक्रिया प्रतिघात। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात रहता है जबकि रनिंग अथवा मेन वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध रनिंग और मेन वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिघात होता है। स्प्लिट फेज मोटर की आवश्यकता होती है किसमें, एकल फेज एसी परिपथ के लिए। स्प्लिट फेज मोटर के एक एकल फेज डीसी परिपथ के लिए आवश्यक है, डीसी परिपथ के लिए आवश्यक है। स्प्लिट फेज द्वारा फेज एंगल दिया जाता है जो पावर फैक्टर को सुधारता है। स्प्लिट फेज मोटर एक एकल फेज डीसी परिपथ के लिए आवश्यक है, किसके लिए, डीसी परिपथ के लिए। इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है, जो पावर फैक्टर को सुधारता है। स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट जो आईएम सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंब करता है, तो 90 डिग्री। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में समांतर लगे स्टेटर दो सेट होते हैं, एक में मेन वाइंडिंग तथा दूसरी में स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। इन दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर रखा जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन भी मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है, अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है, स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में। सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच संधारित्र तथा स्टार्टिंग कुंडल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। ज्ञात रहे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को अपकेंद्रीय स्विच द्वारा मशीन के 70 से 80% गति के बाद पृथक कर दिया जाता है। चित्र में दिखाए गए एकल चरण प्रारंभिक विधि की पहचान करें। एकल चरण प्रारंभिक विधि के पहचान करें। ये आपका क्या है, देखिए इधर से L2 और इधर L1, ठीक है, लाइन जा रहा है। ये आपका क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है, ये रिले है और ये रोटेटरी स्विच है, ये आपका रोटर है, ठीक है। मेन और रन वाइंडिंग इस साइड है आपका। तो ये किस प्रकार है, स्प्लिट फेज। दिया गया मोटर प्रतीक स्प्लिट फेज एकल कला मोटर है। वास्तव में स्प्लिट फेज मोटर का एकल कला में दो फेज में विभक्त होता है। देखिए दो फेज में विभक्त है कि नहीं, दो फेज में। अब देखिए विभक्त होता है करने के लिए क्या आता है, क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो फेज कम से कम आवश्यक है। किस प्रकार की मोटर अपेक्षाकृत छोटा और स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो ये प्रतिरोध प्रेरण रन मोटर। यदि दिए गए विकल्पों में प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होती है क्योंकि पूर्णतः स्प्लिट फेज पर आधारित होता है जबकि सर्वाधिक स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का होता है। स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर मोटर का होता है सर्वाधिक। इनमें से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली है, कैपेसिटर स्टार्टर स्केरल फेज प्रेरण मोटर। वॉशिंग मशीन में मुख्यतः कैपेसिटर स्टार्टर स्केरल केज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये स्प्लिट फेज विधि। सिंगल फेज मोटर को स्टार्टर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्प्लिट फेज विधि अपनाई जाती है। यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर प्रारंभ नहीं होगी। यदि सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टर वाइंडिंग के मध्य फेज अंतराल 90 डिग्री नहीं हो पाता जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। एक
रेसिस्टेंस स्टार्टर मोटर के स्टार्टर अप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्विच क्या होगा, बंद हो जाता है और स्टार्टर वाइंडिंग को केवल तक कनेक्ट किया रहता है जब तक कि मोटर गति न पकड़ ले। एक रेसिस्टेंट स्टार्टर मोटर के स्टार्टर अप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, जब तक मोटर गति न पहुंचे तो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद हो जाएगा और स्टार्टर वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट किया रहता है। एक रेसिस्टेंस स्टार्टर मोटर के स्टार्टर अप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद हो जाता है और स्टार्ट वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट किया रहता है जब तक कि मोटर गति सिंक्रोनस गति का 75% गति पकड़ न ले। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संधारित्र का मुख्य कार्य होता है फेज को विभाजित करने के लिए। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का प्रयोग फेज को विभाजित करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह कार्य इसलिए होता है क्योंकि यह स्वतः प्रेरित नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती उपयुक्त विधि क्या है, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है, कैपेसिटर स्टार्टर विधि। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे अर्थमितीय विधि कैपेसिटर स्टार्ट विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर का सबसे सस्ती होगी, तो एकल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर, संधारित्र स्टार्टर मोटर एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। एकल प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित्र कैपेसिटर का कार्य क्या है, उच्च परिवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। एकल प्रेरण मोटर में संधारित्र कैपेसिटर का कार्य उच्च परिवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।